ओमिक्रॉन वायरस अब देश में एंट्री कर चुका है और अब एक खतरनाक रूप में भी परिवर्तित हो सकता है यह वायरस। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। निर्णय ये लिया है कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा और इसके साथ भी कई अन्य निर्णय लिए हैं। लेकिन क्या ये वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के 48 लाख बच्चे जो 15 से 18 साल के हैं उनके लिए सही होगा? क्या ये सही समय है उनको वैक्सीनेशन देने का? कितना सुरक्षित होगा ये वैक्सीनेशन और क्या ये ओमिक्रॉन से उन बच्चों को बचा पाएगा? सीधा सवाल में आज इसी पर बात करेंगे। कोरोना पर जब बात होती है तो देश में एक ऐसे डॉक्टर की बात होती है जिसने देश में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को देखा है। 43,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को देखने वाले डॉक्टर रवि दोषी की बात होती है। ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से भी कोरोना के बारे में जो कमेटी गठित होती है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्रिकॉशंस को लेकर, प्रिवेंशंस को लेकर क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, उन सब पर शामिल किया जाता है डॉक्टर रवि दोषी जी को। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे डॉक्टर रवि दोषी जी हमारे इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में हैं और आज हमें मौका मिला है उनके साथ बात करने पर का ऐसे मुद्दे पर जो आज की डेट में बहुत सेंसिटिव है। तो आपके बच्चों को आप वैक्सीन लगने वाला है 15 से 18 साल का यदि आपका बच्चा है तो आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। पूरी चर्चा में डॉक्टर रवि दोषी से हम बात करेंगे कि कितना सुरक्षित है ये वैक्सीनेशन और क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या ख्याल रखना है, यदि कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, इन सब पर आज हम बात करेंगे रवि दोषी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के शो में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्कूल खबर टीम का जो आज मुझे आपके माध्यम से इस सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत रिलेवेंट टॉपिक पे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया है। सर सीधा सवाल में हमारा हमेशा रहता है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं और सीधा सवाल में मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि सर ये जो वायरस आया है ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है? क्योंकि कोविड के शुरुआती समय में रहा तो हमें लगा कि ठीक है ये कोविड आया है शायद कुछ समय तक रहेगा और फिर हम बच जाएंगे, और जब फर्स्ट दौर निकला तो हम खुश भी हो गए। लेकिन लगातार डेल्टा और डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, तो कितना खतरनाक है सर ये वायरस? ये वायरस बहुत खतरनाक है और उसकी जो खतरनाक प्रॉपर्टी है वो है कि उसकी संक्रामकता, उसको फैलने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। और जो अभी तक के हमारे डेल्टा, डेल्टा प्लस, अल्फ़ा, कप्पा जितने भी वेरिएंट ये कोविड-19 के आए थे उन सब के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से एक व्यक्ति से पूरी कम्युनिटी को फैल सकता है। इसीलिए जो केसेस की संख्या है वो मतलब सैकड़ों की जगह एकदम हज़ारों लाखों में जाने का डर रहता है। और निश्चित रूप से जब इतने हाई लेवल पे केसेस की संख्या जाएगी तो वो उन लोगों को भी प्रभावित करेगी जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों में गंभीरता बढ़ने का और अंततः बीमारी से होने वाली हानि बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सर तो अब चूँकि ये इतना खतरनाक वायरस है और इस बीच में सरकार अपनी तो स्टेप ले ही रही है, तो अब ये जो वैक्सीनेशन की तरफ हम बढ़े हैं 15 साल से 18 साल के बीच के वैक्सीनेशन में, ये क्या सही स्टेप मानते हैं आप इसको? बिल्कुल 100% मैं इसको सही स्टेप मानता हूँ। एंड ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप भी था जो लॉजिकली किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में आने ही वाला था। ये बात सर्वविदित है कि ये बात ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप में काफ़ी टाइम से चालू हो चुकी थी, मतलब एक 1.5 साल से उनका प्रोसीजर चालू था। हमारे यहाँ पे इन बच्चों को इस पर्टिकुलर दायरे में लाने से इम्यूनिटी का दायरा समाज में बहुत फैलेगा। और ये वो बच्चा है देखिए जो पिछले 2-3 साल से अपने एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उनको ये सुरक्षा कवच देना कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है। तो अब जब ये वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा, लगभग 3 जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं, तो अब ये क्योंकि हमने ये देखा है जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 60 साल से ऊपर के एज में, वहाँ पर बहुत डर था लोगों में कि वैक्सीनेशन की तरफ जाए नहीं जाए, तो कितना सुरक्षित होगा ये वैक्सीनेशन? देखिए कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो जल्दी आया ज़रूर है और सबको लगता है कि अरे ये क्या है और कहाँ से आ गया, बट ये सब एक प्रक्रिया से गुजरता है। इसका रिसर्च होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल्स में फेज़ 1, 2, 3, 4 में आता है, जिसके बाद में ये अलग अलग एज ग्रुप्स में लॉन्च किया जाता है। सर्वप्रथम इनका जो टेस्टिंग एडल्ट्स में हुआ, उसके बाद हम सभी को लगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर थी। अब ये जो ट्रायल्स इंडियन कम्युनिटी में यंग लोगों में 12 वर्ष से ऊपर, यहाँ तक कि नवजात से लेकर 12 वर्ष तक के भी चालू है। और जब ये उस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है, फेज़ 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट करता है, तब जाके ये एक प्रॉपर गाइडलाइन में या स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाता है।
इतने सारे टेस्ट और इतनी सारी रिसर्च के बाद जब ये मार्केट में आता है तो ये काफ़ी सेफ माना जाएगा। वैसे भी हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि कोविड संबंधित तमाम वैक्सीनेशन से बहुत ही मामूली तकलीफ़ें जैसे बुखार सर्दी होती है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी देखने में नहीं आए। सर तो लेकिन अब चूँकि पेरेंट्स के मन में एक डर तो हमेशा रहा है सर कि और सबसे ज़्यादा हमने ये देखा है कि अच्छा ये बच्चा ले ले और या मेरे पड़ोसी का बच्चा ले ले, वैक्सीनेशन करा ले तो मैं करा लेता हूँ। तो ये एक डर, मतलब एक शुरुआत जो है उस शुरुआती समय में कुछ ऐसा राय हम दे सकें या ऐसा गाइडलाइन हम दे सकें कि नहीं हाँ सुरक्षित है, आप एक कॉन्फिडेंस से हम बोल पाएँ। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे दोस्त का बच्चा ले ले, कोई ले ले। मेरे खुद के दोस्त जो एक डॉक्टर हैं दिल्ली में, उनके बच्चे जो 8 साल के थे और 11 साल के थे, आज से करीबन 1.5 साल पहले इस ट्रायल में शामिल हो चुके हैं और 1.5 साल पहले वो वैक्सीन लगवा के अभी एकदम बढ़िया, दे आर डूइंग वेल। तो मेरे पास उस टाइम पे चूंकि वो दिल्ली में चल रहा था, कोई ज़रिया नहीं था कि मैं उनको वहाँ उनके दिल्ली तक पहुँचा सकूँ, नहीं तो मैं भी अपने दोनों बच्चों को डाल देता। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये देखिए, कोविड वैक्सीन नया वैक्सीन है बट ये पूर्णतः सेफ़ है। किसी भी वैक्सीन से जो वायरल प्रकार का आरएनए या डीएनए से होता है, उसको इंजेक्ट करने पर जगह पे पेन होना, मामूली बुखार होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले लक्षण हैं, जिनको कि आप 80% केस में साधारण पैरासीटामोल से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा भी उस वैक्सीन वाले एरिया में बिताएगा तो वैक्सीन से होने वाले 99.9% साइड इफ़ेक्ट्स वहीं पे पता चल जाएंगे। तो ये पूर्णतः सेफ है और आप बिल्कुल निडर होकर वो उदाहरण बनिए जिसको देख के लोग अपने बच्चों को भेजें। यानी जो भी पहले जो स्टेप ले रहा है वो बहुत सेफ है, उसको डरने की जरूरत नहीं, और वो शायद और लोगों के लिए गाइडलाइन बन सकता है कि हाँ मैं तो बस इंतजार में हूँ सर। मेरे दोनों बच्चे मतलब 15 साल से छोटे हैं, बस ये वो मौका है और मैं वो उदाहरण पेश करूँ। अच्छा, क्या बात है। तो सर अब चूँकि जो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे बच्चे, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स के सामने है कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन हमको रखना है, ये अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर हो जाएगा उनके लिए। डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मौसम संबंधित खाना, जो मौसमी फल रहते हैं आप उनको लीजिए। दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, और उनमें काफ़ी सारे ऐसी विटामिन्स आ जाते हैं जिनकी एक्चुअल में उस टाइम पे मौसम के अनुसार बॉडी को नीड होती है इम्यूनिटी बूस्ट करने की। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी बातें देखी जाती है, जो कहते हैं होम रेमेडीज़ के तौर पे लोग कई प्रकार के प्रिपरेशंस, च्यवनप्राश, काढ़ों का उपयोग करते हैं। कई लोग तो मैं ऐसे भी जानता हूँ जो पिछले 3 साल से डेली एक मल्टीविटामिन ले रहे हैं। कितने ही लोग विटामिन डी की इतनी शीशियाँ पी चुके हैं। पर ज़रूरी ये है कि कभी भी आप एलोपैथिक मेडिकेशन लें, चाहे मल्टीविटामिन भी लें, तो आप किसी प्रॉपर पीडियाट्रिशियन के गाइडेंस में लीजिए। बिल्कुल आंख बंद करके इनको देते जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनसे एसिडिटी और यहाँ तक कि रंग में भी थोड़ा डार्कनेस आने के डर रहते हैं। डाइट हमेशा मौसमी फल से परिपूर्ण होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। दूध, पनीर, मूंगफलियाँ, सोयाबीन, अंडे का सफ़ेद भाग, ये सभी प्रोटीन से रिच आइटम होते हैं जो डेफिनेटली बच्चों को खिलाए जाने चाहिए। यानी अगर उस दिन बच्चा जा रहा है वैक्सीनेशन के दिन, तो वो उस दिन हम एक बढ़िया डाइट लेकर जाए बच्चा। जिस दिन बच्चा वैक्सीनेशन लेके जा रहा है, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट देके भेजिए उसको। उस दिन वो मत खिलाइए जो उसके लिए नॉर्मल ना हो। तो जो रूटीन में आपके घर पे बनता है वही नाश्ता दीजिए। बस ये देखिए कि थोड़ा भरपेट जाए, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे टाइम लगता है और वैक्सीनेशन के बाद में आधे से पौन घंटा वहाँ रुकना पड़ता है। तो कई बच्चे मतलब भूख से परेशान हो जाते हैं, तो वो दीजिए। प्रॉपर वाटर बॉटल्स तो जब हम गए थे तब हमको सेंटर्स पे दिए ही गए थे, फिर भी पानी का एक उनको कैन दे दीजिए। आई थिंक ये 2 चीज़ें भी रहेंगी तो बच्चा बड़े सेफली जाके लगवा के वापस आ जाएगा। सर, और अगर वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद कुछ, जैसा आपने बोला कि 99% तो आधे घंटे में वहीं पर सिम्टम्स आ जाते हैं, और अगर सिम्टम्स आते हैं वहाँ पर या उसके बाद में, तो फिर हमको क्या करना है? वैक्सीनेशन सेंटर्स जो अभी करंटली गवर्नमेंट ने अपने मॉडल में बनाए हैं, उन सभी सेंटर्स पे एक स्पेशल ट्रेंड स्टाफ होता है, जहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, वैक्सीनेटर होते हैं और एक नर्स रहती हैं, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ। और वहाँ पे हर सेंटर के ऊपर ECG मशीन
इमरजेंसी के लिए जो हमको कार्डियक दवाइयाँ लगती हैं वो इमरजेंसी के अंदर एड्रेनलिन इंजेक्शन देना पड़ते हैं जो रिएक्शन होने पे रहते हैं, ये सभी वैक्सीनेशन इमरजेंसी किट्स प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे यू कैन टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इमरजेंसीज। और अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर्स जो होते हैं दे आर वो एक दायरे में होते हैं किसी न किसी हॉस्पिटल के। तो अगर मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा होता है तो भी तुरंत उस बच्चे को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने की एक फैसिलिटी रहती है। लेकिन अगर सर एक और इसमें बात हो रही है कि ये तो 15 साल से 18 साल के बीच में हुआ, लेकिन ओमिक्रॉन एक बहुत खतरनाक वायरस है, सब बोला जा रहा है कि ये वेरिएंट है, तो उससे कम एज के जो बच्चे होंगे वहाँ पर क्या एक ऐसा कुछ डर रहेगा बहुत? देखिए, जो भी व्यक्ति सावधानी का पालन नहीं करेगा, कोई क्राउडेड प्लेस में जाएगा, कोई अगर मास्क का उपयोग नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं धोएगा, उसको डर है, फिर वो क्या तो बच्चा और क्या तो बड़ा। जी, हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष एक बड़ा कंट्री है, अगर स्टेप वाइज आप लॉन्च नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी डिसऑर्डर हो जाएगा। संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे देना है, प्रॉपर वे में देना है, उस सबको गवर्नमेंट एक स्टेप वाइज प्लान में लॉन्च कर रही है। आई एम वेरी श्योर कि जैसे ही ये पर्टिकुलर एज ग्रुप का वैक्सीनेशन होगा, उससे कम एज का भी वैक्सीनेशन चालू किया जाएगा। अल्टीमेटली 12 साल से ऊपर के वैक्सीनेशंस तो ये पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुली हो रहे हैं। हमारे यहाँ 15 साल का है, बहुत ही जल्द आप अभी सुनने में भी आया था कि 12 साल के अबव को भी कुछ वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है ना? तो दिस इज़ देयर, ये है। यहाँ तक कि जो नेज़ल वैक्सीन प्रस्तावित है, डीएनए वैक्सीन प्रस्तावित है, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अभी उनके लास्ट उद्घोष में किया था जिसकी बात, तो ये ऐसी वैक्सीन्स हैं जो यंगर एज ग्रुप्स में विदाउट इंजेक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। जाइडस की वैक्सीन के बारे में सुनते सुनते तो करीबन 1 आध साल हो गया है कि उसके ऊपर ट्रायल्स इतने आ चुके हैं कि अब बहुत ही जल्द वो भी लॉन्च की जाएगी। तो निश्चित रूप से 15 साल से कम के बच्चों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वैक्सीन्स भी रिसर्च की जा रही हैं और बहुत ही जल्द इस 15 से 18 ग्रुप के सक्सेस के बाद में हम नेक्स्ट वही करेंगे। लेकिन सर इसमें अभी एक बड़ा डर हो गया है कि ओमिक्रॉन, चूँकि आप इतना सारा लगभग 43,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को देख चुके हैं आप, मतलब मैं गलत तो नहीं यदि आप भारत में सबसे ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं आपने? नहीं, डेफिनेटली सर, हमारी यूनिट क्योंकि फर्स्ट वेव से फुली फंक्शनल है, वी आर 1100 बेडेड हॉस्पिटल और पूरे ही हमारे मैनेजमेंट ने कोविड को डेडिकेट किए थे, तो हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हमने इंदौर का सर ऊंचा किया है और अभी तक हमारी यूनिट इज़ मैक्सिमम इन ट्रीटिंग कोविड। सर तो मैं इसलिए ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आएगा कितना खतरनाक हो जाएगा और मतलब क्या ऐसी सिचुएशंस वापस आ सकती हैं? देखिए, ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो उसकी संख्या में है। वो एक साथ जहाँ पे कल 10 केस थे वहाँ पे आज 150 केस हो गए। ये है ओमिक्रॉन का खतरा। जो ओमिक्रॉन के बारे में देखा जा रहा है कि वो माइल्ड वेराइटी के सिम्टम कराता है, बहुत कम ये खतरनाक रूप लेता है, पर हमें सावधान रहना पड़ेगा कि माइल्ड सिम्टम होने पर आप जाके डॉक्टर को उसका टेस्ट करवा लें और उसका ट्रीटमेंट करवा लें, तब जाके आपको ओमिक्रॉन के खतरे को कम करने में सक्सेस मिलेगा। कभी भी किसी हेल्थ स्ट्रक्चर में अगर एक साथ अगले दिन से मतलब पहले दिन से अगले दिन 15 गुना मरीज आ जाएंगे तो उसके ऊपर भार तो पड़ता है। देखिए, तो यही ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा डर है। अभी तक भगवान की बहुत कृपा है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में तीव्रता, सीवियरिटी ऑफ इलनेस नहीं देखी जा रही है। नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कितना खतरा है सर ओमिक्रॉन से? वैक्सीनेशन के द्वारा दोनों डोजेज लगने के बाद में ये फ़ायदा देखा जाता है कि कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो ओमाइक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो शुरुआती अल्फ़ा स्ट्रेन के वायरसेस हों, सीवियरिटी बीमारी नहीं पड़ती है। अगर आपके सीटी में इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है तो भी वो मरीज़ बिना ऑक्सीजन के आराम से, बिना कॉम्प्लिकेशन के कुछ समय में घर चले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब तो वैक्सीनेशन के बहुत फ़ायदे हैं सर, ओमाइक्रॉन में भी काफ़ी फ़ायदे हैं सर। यानी वैक्सीनेशन होगा अगर ये 15 से 18 साल वाले बच्चों का, तो फिर उसके बाद बहुत आराम से भी पढ़ाई करने जा सकते हैं? निश्चित रूप से, मतलब ये डर नहीं रहेगा फिर उनको? ये डर काफ़ी कम हो जाएगा, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बात समझें कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव नहीं होना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ बार बार साबुन पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन आपके पॉजिटिव नहीं होने की गारंटी नहीं देता है। वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी पॉजिटिव हो सकता है, पर वो वैक्सीनेटेड व्यक्ति में बीमारी की तीव्रता, सीवियरिटी नहीं होगी अगर उसने प्रॉपर वैक्सीनेशन रिसीव किया है तो। मतलब वैक्सीन हमको ये गारंटी नहीं दे रहा है कि आपको
कोरोना नहीं होगा, कोरोना के जो भी वेरिएंट आएंगे वो नहीं हो आपको इफेक्ट करेंगे। वैक्सीनेशन ये बोल रहा है कि सीवियरिटी में आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल वो आप बच जाएंगे जी। वहाँ से। तो लेकिन आपको अगर कोरोना से बचना है या कोरोना की किसी भी वेरिएंट से, ओमाइक्रॉन से बचना है, तो जो आपने बोला कि ये सारे ये तीनों नियम टाइम टेस्टेड हैं, तीनों सालों में एक ही बात है जो अभी तक हमारी गाइडलाइंस में नहीं बदली है, वो ये है कि मास्क पहनिए, ऐसा मास्क पहनिए जिससे आपका नाक और मुंह दोनों ढका रहे। आप अननेसेसरी अगर बाहर जाने से बच सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। बच्चों में ये बात कितनी डिफ़िकल्ट है ये आप खुद समझते होंगे कि बच्चे एक क्राउड बना लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि क्राउड कब बन गया। पर ये डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप बाहर से घर आए या कोई ऐसी जगह जाएं जो पब्लिक प्लेस है तो निश्चित रूप से जाके आप अपने हाथ को पानी और साबुन से धोइए। सर एक और सवाल मेरा था कि जो बच्चे अभी इफ़ेक्ट हुए हैं, आपने चूँकि स्टडी किया होगा, तो ऐसे छोटे बच्चे, जो मैं 18 साल से कम की बात करूं, जो अफेक्ट हुए कोरोना के इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट से, तो उनमें क्या सीरियसनेस रही, अपार्ट फ्रॉम मैं वैक्सीनेशन बात कर रहा हूँ? बच्चों में अधिकांश 95% टू 96% केसेस माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में ही रहते हैं सर। पर आप इतना संतोष तब कर सकते हैं जब आप उस बच्चे को एक डॉक्टर के केयर में ले लें। ये संतोष करके अगर बच्चा पॉजिटिव आ गया, उसको दिखाई नहीं कि अरे बच्चों को कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है प्रॉपर डॉक्टरी सलाह और ऑब्जर्वेशन में रहिए। निश्चित रूप से अगर भगवान न करे आपके बच्चे को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो भी गया तो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन से वो पूरी तरह सेफली निकल जाएगा बाहर। यानी कि अगर ऐसा होता है बच्चे को तो खुद से दवा नहीं लेनी है? कभी भी नहीं। अच्छा। खुद से दवा लेना, हमने किसी से मैसेज बुलवा लिया कि वो इससे ठीक हुआ था यार अपन भी इससे ठीक हो जाते हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक प्रॉपर प्रैक्टिस है। अगर कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आता है, वो एग्जामिन करे, डॉक्टर को एग्जामिन करवाए, अपने आप को प्रॉपर टेस्ट करे और उसके बाद में ही ट्रीटमेंट ले। यानी कि अपने मन से दवा नहीं लेना यदि ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के केस में भी, और एसिम्प्टोमेटिक है तब भी नहीं? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक रहे तो हम खुद ही कुछ दवा नहीं देते, राइट। पर उसको एसिम्प्टोमेटिक लेबल करेगा कोई ट्रेंड व्यक्ति, उसको हम स्वयं एसिम्प्टोमेटिक लेबल नहीं करेंगे। यानी कि वहाँ ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपके परिचय में कोई पॉजिटिव आया है, आप अपने यहाँ टेस्ट करवाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए, और अगर वो आपको गाइडेंस देते हैं तो आप उस पर चलिए। आप स्वयं चीज़ को अज्यूम कर लें, वो थोड़ा डेंजरस बिहेवियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो बाद में वो सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं, इसलिए कोविड अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में सामने आता है। सेकेंड वीक यानी कि जो 7वें से लेकर 14वां दिन है इसका कोविड का, इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में आधी इम्यूनिटी बन जाती है, वायरस भी, अब लड़ाई पूरी चालू होती है अपनी इम्यूनिटी में और वायरस में। तब कई बार बहुत अबनॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने का डर रहता है। तो शुरू में नॉर्मल मान के ये बैठ जाना कि आगे कुछ नहीं होना, ये कभी कभी बड़ी मतलब दिक्कत दे जाती है। तो इसीलिए शायद फिर केसेस थोड़ा सा बिगड़ते हैं। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति शुरू से केयर में है तो अब धीरे धीरे डॉक्टर्स भी देखते देखते बहुत सारे पॉइंट्स को पिकअप कर लेते हैं कि एक संभावना है, कोई रिस्क है। जैसे आपने 15 से 18 या फिर हम 12 साल के बच्चों को भी अगर टारगेट करें तो भी हम देखते हैं तो आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी ज़्यादा है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमको दिख रहा है कि ओवरवेट है, कोई बच्चा है जिसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोई बच्चा है जो बचपन से एस्थमेटिक है और रेगुलर इनहेलर्स लेना पड़ते हैं, कोई बच्चा है जिसको बचपन से ही बार बार निमोनिया होने का डर रहता है, तो ये लोग हाई रिस्क में आ जाते हैं। कई बच्चे होते हैं उनको जन्म से थोड़े हार्ट के इश्यूज़ रहते हैं, कई बच्चे रहते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का तंत्र थोड़ा कमज़ोर होता है। तो उनको क्या देना क्या नहीं देना, उनमें किस चीज़ से प्रेजेंट करना, आप देखेंगे कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 50 बच्चे अगर सांस संबंधित समस्याओं से आ रहे हैं तो 50 बच्चे उल्टी दस्त लेके भी आते हैं। तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। ओके, इसलिए अगर एसिम्प्टोमेटिक आया है इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, एक बार डॉक्टरी सलाह लेना, उनके ऑब्जर्वेशन में चलें और फिर यू कैन कोऑर्डिनेट विथ योर डॉक्टर, फॉलो अप विथ योर डॉक्टर। और ये बहुत ज़रूरी है, देखिए कि अगर मान लीजिए आपके घर में एक बच्चा पॉजिटिव आता है, बच्चे आई थिंक पूरे घर का सूत्र होते हैं, वो हर बच्चा हर बड़े के पास जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सारे बड़े भी अपनी टेस्टिंग करवा लें, क्योंकि क्या होगा कि अगर बात शुरू हुई और बिना टेस्टिंग के कोई एक व्यक्ति भी रह गया
तो आप ये समझिए कि आपके घर का वो विशेष साइकिल जो 10 दिन में खत्म हो सकता था वो 1 महीने तक चला जाता है। तो वो साइकिल जल्दी ब्रेक करना है तो ब्रेक करना बच्चे है, को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके जी ऑब्जर्वेशन कराएं, डॉक्टर के बिल्कुल पास consult लें। ऑब्जर्वेशन कराएं, और अगर डॉक्टर बोले कि कोविड का टेस्ट कराना है तो उससे शर्माइए मत, झिझकिए मत, आगे रह के वो टेस्ट कराइए। नहीं, थोड़ा शासन का डर रहता है, प्रशासन का, कि वो पूरा सील करता है, इसलिए थोड़ा लोग डरते रहते हैं। शासन प्रशासन का डर अल्टीमेटली मैं मानता हूँ कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे समाज के अच्छे के लिए। अगर वाकई में कोई पॉजिटिव व्यक्ति है और वो भी ओमाइक्रॉन जैसे बहुत ज़्यादा कंटेजियस, बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस के होते हुए, तो हमारे खुद के घर के लिए ज़रूरी है कि हम फिर उसको आइसोलेट जितना जल्दी कर देंगे। मान लीजिए अगर किसी घर में एक 10 साल का बच्चा पॉजिटिव होता है और उसी घर में उसके 80 और 82 साल के नाना नानी दादा दादी रहते हैं, तो बच्चा का तो इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, पर वो नाना नानी दादा दादी तो बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे। राइट, और ज़्यादातर देखा भी गया है अभी की जो डेथ हुई है उधर, वो कहीं ना कहीं बच्चों से ही ट्रांसफ़र हुआ। आप मतलब अभी आपसे बात करते करते ही इस 1 घंटे के अंदर अंदर एक परिवार के 10 लोग भर्ती हुए। अच्छा, जिसमें अबव 80 से लेकर बिलो 10 तक की पूरी कैटेगरी आ गई कोविड से। मतलब तो ये कहीं ना कहीं वो बच्चों से आया होगा और जी है, ट्रांसफर हुआ पूरे फैमिली। आप देखिए अधिकांश पेशेंट्स जो मैं 16 साल से ऊपर के लोगों से डील करता हूँ, अधिकांश जो मम्मी पापा के एज ग्रुप के लोग आते हैं, मतलब 35 to 50 के बीच में आते हैं, आप उनसे हिस्ट्री लीजिए, आपको ज़्यादातर लोगों में ये हिस्ट्री मिलती है कि पहले घर पे बच्चों को वायरल हुआ था और फिर हम सबको एक एक करके वायरल हो गया। ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, राइट। तो मतलब अब ये ध्यान रखना है कि बच्चों ने तो ऑलरेडी देखा जाए तो इस वेरिएंट से लड़े हैं। बच्चों में अगर सिम्टम्स आएंगे तो इमीडिएटली दिखाना है और वैक्सीनेशन के लिए तुरंत जाना है, उसके लिए बिल्कुल डरना नहीं। बिल्कुल नहीं डरना है। ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड रिसर्च करा हुआ प्रोडक्ट है। आप अगर इसको लेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, किसी भी प्रकार के हानि होने की संभावना काफ़ी कम है। कुछ रिकॉर्ड रहा है सर पहला कुछ और अलग कंट्री में जहां वैक्सीनेशन हुआ? देखिए यूके में जो स्कूल चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन है, चाइना में जो स्कूल चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन है, यूएस में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन है, सिंगापुर में स्कूल चिल्ड्रन, हांगकांग में स्कूल चिल्ड्रन वैक्सीनेशन आज से करीबन 1.5 साल पहले से चालू हो चुका है। और वहाँ पर इट हैज़ बिन प्रूवन विदाउट डाउट, किसी भी प्रकार की शंका से परे ये बात साबित हो चुकी है कि बच्चों में वैक्सीनेशन पूरी तरह सेफ है। वहाँ ऑलरेडी सब टेस्टेड हो गया, तो इंडिया में भी डरने की जरूरत नहीं। 1.5 साल पहले से वैक्सीन, बल्कि मैंने जिन जगहों का नाम लिया वहाँ तो बच्चों में भी बूस्टर देना चालू कर दिए। अच्छा ओहो, मतलब बच्चों को बूस्टर डोज लगना स्टार्ट हो गया, और यहाँ हम पहले के लिए डरेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हमें थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना है वैक्सीन। बिल्कुल निश्चिंत रूप से, क्योंकि अव्वल तो कुछ होना नहीं, अगर कुछ होना है तो पहले आधे घंटे में वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी तरह से का जो बैकग्राउंड डाटा है, रिसर्च है, वो सब हमारे फेवर में है। और खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आके टीवी पे आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, इससे बढ़ के विश्वसनीयता आप क्या लेंगे? मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के लिए जब बच्चे जा रहे हैं तो आपकी बात जो सुन के हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि डर की जरूरत नहीं है। रवि सर तो खुद ही अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये मतलब मैं तो बस इंतज़ार में हूँ कि वो कैटेगरी आए एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ओवर देयर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी ही वो रास्ता है जिससे हम कोविड से जीतेंगे, और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ये वायरस हमसे दूर होता जाएगा। तो वैक्सीनेशन बढ़ाते जाएं और इसको अपने बिल्कुल अपने परिवार से दूर एंडेमिक की तरफ ले जाएं। एंडेमिक, बहुत बढ़िया बोला आपने, बिल्कुल वही रास्ता है और हमें उसी पे चलना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सीधा सवाल में। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो डर था, और आई थिंक आपने जो अपनी बात बोली कि मेरे बच्चों को मैं अभी भेजूंगा, तो सबका डर हो गया कि रवि सर भेज रहे हैं, जब वो सब जानते हैं और अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को भेज रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजूँ? मोस्ट डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इस चर्चा में पूरा भाग लिया और पूरा बहुत डिटेल आपने क्लियरिटी दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। स्कूलखबर.com की टीम की तरफ से मैं आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले जाइए। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हम सर से नहीं पूछ पाए हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप सवाल पूछ सकते हैं, और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।